नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का भक्ति और कहानी संग्रह चैनल में दिल से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि भाइयों का बंटवारा शादी के बाद ही क्यों होता है। ये सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज की छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे। शायद इस कहानी से आपकी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आ सके। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। एक राज्य के जंगलों में एक वृक्ष पर तोता और मैना निवास करते थे। दोनों के मध्य गहरा स्नेह था। एक दिन की बात है। तोता और मैना एक पहाड़ी पर बैठे हुए थे। तभी मैना कहती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में दो प्रश्न हैं। कृपया आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करें। तोता उत्तर देता है, हे प्रिय, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। इस पर मैना कहती है, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न यह है कि विवाह के बाद ही भाइयों के बीच बंटवारा क्यों होता है, और दूसरा ये कि विवाह के पश्चात भाई को बहन क्यों अप्रिय लगने लगती है। तोता कहता है, हे प्रिय, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। परंतु ध्यान रखना कि जब तक मैं कथा सुनाऊं, तुम उसे पूरी लगन और धैर्य से सुनना, क्योंकि अधूरी कहानी सुनने से अपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी उपयोगी नहीं होता। मैना उत्तर देती है, हे स्वामी, ठीक है, आप अपनी कथा प्रारंभ करें, मैं उसे ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तो प्रिय दर्शकों, तोता मैना से कहता है कि बहुत समय पहले एक नदी के किनारे एक किसान अपनी पत्नी और 3 पुत्रों के साथ रहता था। तीनों पुत्रों का विवाह हो चुका था और पूरा परिवार आपसी प्रेम और सुख शांति से रहता था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने पुत्रों से कहा, बेटा, ये भूमि और वन तुम्हारे पिता की कठोर परिश्रम का परिणाम है। इन्हीं की उपज और लकड़ी बेचकर तुम्हारे पिता ने इतना बड़ा घर बनाया है, जिसमें पूरा परिवार सुकून से रह सके। किसान के तीनों पुत्र एक टीले पर खड़े हुए, जहां से धान के खेत स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। पके हुए धान की बालियां खेतों में लहरा रही थी। किसान का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम कार्तिक था, अपनी माँ से कहता है, माँ, आप सही कहती हैं, मुझे पिताजी के साथ सुबह सवेरे खेतों में जाना बहुत अच्छा लगता था। मुझे आज भी सब कुछ याद है। तोता कहता है, हे प्रिय, किसान का सबसे छोटा पुत्र कार्तिक खेती बाड़ी में रुचि रखता था। उसे अपने पिता के समान मेहनत करनी पड़ती थी। मजदूरों को संभालना, उपज को एकत्र करना और सही खरीदार ढूंढना, ये सभी कार्य कार्तिक के जिम्मे होते थे। वहीं किसान के 2 बड़े बेटे ध्रुव और विकास अन्य क्षेत्र में कार्यरत थे। ध्रुव ज्योतिष में पारंगत था और आसपास के लोग उससे सलाह लेने आते थे। दूसरी ओर विकास एक सफल व्यापारी था। इन दोनों की कमाई अच्छी थी। पूरा परिवार खुशी से जीवन यापन कर रहा था। लेकिन एक दिन किसान बीमार पड़ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे एक वचन दो कि बच्चों के बीच कभी भी भूमि और संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे हमेशा एकजुट रहे। जहाँ एकता टूटती है, वहाँ घर बिखर जाता है। किसान की पत्नी ने उसे वचन दिया
इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। समय बीतता गया। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटो, तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम सभी भाई और तुम्हारी पत्नियां हमेशा मिलजुल कर रहो। जिस घर में एकता नहीं होती, वह घर कभी समृद्ध नहीं हो पाता। तीनों पुत्रों ने अपनी मां को वचन दिया कि वे पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। मां उनकी बात सुनकर प्रसन्न हुई। ध्रुव और विकास अपनी कमाई से आरामदायक जीवन जी रहे थे, लेकिन कार्तिक, जो कठिन परिश्रम करता था, उतनी कमाई नहीं कर पाता था। समय के साथ ध्रुव और विकास अपने वचन भूल गए और अपनी पत्नियों के साथ ऐसो आराम का जीवन जीने लगे। किसान का सबसे छोटा बेटा कार्तिक की पत्नी घर पर रहकर ही अपनी आजीविका चलाती थी। उसे ना घूमने का अवसर मिलता था, ना अपने मन के शौक पूरे करने का। जब वह अपने बड़े जेठ और जेठानी को आरामदायक जीवन जीते देखती, तो उसका दिल भारी हो जाता। वह सोचती कि हम तो आज भी पिता के दिए वचनों का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारे दोनों बड़े जेठ और उनकी पत्नियां ऐसो आराम का जीवन जी रहे हैं। तोता कहता है कि हे प्रिय, किसान के छोटे बेटे की पत्नी जब अत्यधिक उदास हो गई, तो एक शाम जब कार्तिक घर लौटा, तो उसने उससे कहा, मेरे भाई ने हमें पत्र भेजा है। उसने हमें अपने घर आने का निमंत्रण दिया है। कुछ समय पहले ही उन्होंने नया घर बनाया था और उसमें गृह प्रवेश समारोह है। वह चाहता है कि हम कुछ दिनों के लिए वहां ठहरे। कार्तिक ने उसकी बात सुनकर कहा, देखो, खेत में बहुत काम रहता है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ गया तो खेती का काम बिगड़ जाएगा। पत्नी नाराज होकर बोली, ठीक है, हम तो हमेशा इसी घर में पड़े रहेंगे। हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। पत्नी को क्रोधित देखकर कार्तिक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूँ, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा। पत्नी ने कहा, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। पत्नी की बात सुनकर कार्तिक बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। तोता कहता है कि हे प्रिय, किसान के सबसे छोटे बेटे की पत्नी, जो पहले से ही अपने बड़े जेठ जेठानी के आरामदायक जीवन से खिन थी, कार्तिक से कहने लगी, क्या हमने ही घर और खेत के काम करने का ठेका ले रखा है? घर और खेत का सारा काम हम दोनों ही करते हैं, और आपके बड़े भाई अपनी पत्नियों के साथ ऐसो आराम का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है कि मैं भी थोड़ा सुकून का जीवन जीऊं? जब उन्हें केवल अपने सुख दुख की परवाह है, तो हमें उनकी क्यों करनी चाहिए? ये तो अन्याय है। अपनी पत्नी की बातों से कार्तिक का मन विचलित हो गया। पत्नी ने कहा, अब समय आ गया है कि संपत्ति के बंटवारे की बात शुरू की जाए, ताकि हम अलग हो सकें और हमें भी अपने लिए थोड़ा समय मिल सके। कार्तिक को महसूस हुआ कि उसकी पत्नी सही कह रही है। उसने तय किया कि वह इस मुद्दे को अपने भाइयों और मां के सामने रखेगा। एक दिन जब सभी भाई खाने पर बैठे थे, तो कार्तिक ने अपनी मां और भाइयों से कहा कि वह अपनी संपत्ति में हिस्सा चाहता है और अब संयुक्त रूप से नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर मां को गहरा धक्का लगा। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता ने चाहा था कि तुम सब मिलकर रहो, लेकिन कार्तिक ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहा, मां, अब मैं संयुक्त रूप से नहीं रह सकता। अन्य दोनों भाइयों ने भी सहमति व्यक्त की और कहा कि बंटवारा होना चाहिए। बंटवारे के लिए जरूरी दस्तावेज
तैयार किए जाने लगे। तो माँ ने कहा, बंटवारे से पहले हमारी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जरूरी हैं। माँ की बात सुनकर सभी बेटे सहमत हो गए। अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ मंदिर की यात्रा पर निकल पड़े। दर्शन के बाद माँ ने कहा, मुझे बहुत थकान हो गई है और भूख भी लगी है। चलो कहीं बैठकर कुछ खा लेते हैं। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर और पास में एक भोजनालय था। वहीं बैठकर खाना खाने की तैयारी हुई। माँ ने कहा, मैं अपनी रुपए की थैली कहीं भूल आई हूँ। अब ना तो यहाँ खाना खा सकते हैं और ना घर वापस जा सकते हैं। एक ही उपाय है, तुम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाकर काम ढूंढो और जो भी कमा कर लाओगे उससे हम अपना गुजर करेंगे। माँ की बात मानकर तीनों बेटे अलग अलग दिशाओं में काम की तलाश में निकल पड़े। किसान का सबसे छोटा बेटा कार्तिक चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां कुछ लोग गंभीर चर्चा में डूबे हुए थे। उसने उनसे पूछा, आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? उन लोगों ने बताया, इस क्षेत्र में हमेशा पानी जमा रहता है। हम यहाँ कुछ भी उगाने में असमर्थ हैं, लेकिन हमें फिर भी राजा को कर चुकाना पड़ता है। अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। कार्तिक, जो खेती किसानी में बहुत माहिर था, उनकी समस्या सुनकर बोला, यदि मैं आपको इस जमीन पर धान उगाने का तरीका बताऊं तो आप मुझे क्या इनाम देंगे? गांव वालों ने उत्तर दिया, यदि तुम हमें धान उगाने का तरीका बता दोगे तो हम तुम्हें चांदी की 200 मुद्राएं देंगे। कार्तिक ने कहा, गोबर और मिट्टी मिलाकर छोटे छोटे गोला बनाओ और उन्हें गीला और मुलायम रखो। फिर हर गोलों में बीज डालकर उन्हें सूखने दो। जब गांव वालों ने पूछा, इन गोलों का उपयोग कैसे करना है, तो कार्तिक ने समझाया, इन गोलों को जमीन में डाल दो, यह जमीन में धंस जाएंगे और फिर बीज अंकुरित हो जाएंगे। गांव वालों ने कार्तिक के बताए तरीके का पालन किया और उनकी बंजर जमीन पर बीज अंकुरित हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर कार्तिक को 200 चांदी की मुद्राएं दी। मुद्रा लेकर कार्तिक अपनी माँ के पास मंदिर लौट आया। इधर किसान का दूसरा बेटा विकास एक अन्य स्थान पर जा पहुंचा, जहां उसने एक पेड़ के नीचे बैठे एक व्यक्ति को बहुत परेशान देखा। विकास ने उससे पूछा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या मैं आपकी किसी प्रकार सहायता कर सकता हूँ? वह व्यक्ति बोला, हम 4 भाई हैं। हमारे पिता ने अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया था, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना मुश्किल था। हमने तय किया कि बिल्ली हम सबके साथ रहेगी और उसकी टांगें बांट ली। एक दिन बिल्ली छत से गिर गई और उसकी वह टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में थी। मैंने उसकी जख्मी टांग पर तेल और पट्टी लगा दी। वह बिल्ली चूल्हे के पास सोने चली गई। तभी चूल्हे से एक चिंगारी उठी और पट्टी पर गिर गई, जिससे आग लग गई। जब बिल्ली इधर उधर भागी तो आस के घरों में आग फैल गई। गांव वालों ने मुझे दोषी ठहराया, क्योंकि जली हुई टांग मेरे हिस्से की थी। पंचायत ने निर्णय दिया कि नुकसान का मुआवजा मुझे ही भरना होगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूं? विकास ने कहा, तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उस व्यक्ति ने कहा, यदि तुम मेरी समस्या सुलझा दोगे तो मैं तुम्हें सोने के 400 सिक्के दूंगा। सौदा तय होते ही विकास बोला, तुम गांव वालों और पंचायत को इकट्ठा करो, मैं जल्द ही आता हूँ। विकास के कहने पर वह व्यक्ति गांव के
सभी बड़े बूढ़ों और पंचायत को बुला लाया। विकास ने सबकी बात सुनने के बाद कहा, ये सत्य है कि आग बिल्ली की वजह से लगी। ये भी सत्य है कि उसके जख्मी टांग पर तेल और पट्टी लगी थी। लेकिन क्या आपने सोचा कि बिल्ली अपनी टूटी हुई टांग से नहीं भाग सकती? वह केवल अपनी सही 3 टांगों का इस्तेमाल करके भागी थी। तो आग फैलाने की जिम्मेदारी टूटी हुई टांग पर नहीं, बल्कि सही टांगों पर जाती है। गांव वाले विकास की इस समझदारी से अचंभित रह गए और उन्होंने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। फैसला हुआ कि सही टांगों के मालिक ही मुआवजा भरेंगे। इस निर्णय से वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उसने वादे के अनुसार विकास को सोने के 400 सिक्के भेंट किया। विकास भी सिक्के लेकर अपनी माँ के पास मंदिर लौट आया। अब किसान का सबसे बड़ा बेटा ध्रुव भी अपनी कमाई के लिए निकला। चलते चलते वह एक बड़े घर के पास पहुंचा, जहां से रोने की आवाजें आ रही थी। घर के बाहर एक पहरेदार खड़ा था। किसान का बड़ा बेटा ध्रुव सोचने लगा कि इतने शानदार घर में रहने वाला कोई व्यक्ति आखिर क्यों रो रहा है? उसकी समस्या क्या हो सकती है? जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने पहरेदार से पूछा, भाई साहब, इस घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है? पहरेदार ने जवाब दिया, आप अंदर जाकर खुद ही पूछ लीजिए। ध्रुव जब घर के अंदर गया, तो उसने वहां मौजूद व्यक्ति से कहा, आपको क्या परेशानी है? आप क्यों रो रहे हैं? क्या मैं आपकी किसी प्रकार सहायता कर सकता हूँ? तोता कहता है कि हे प्रिय, उस व्यक्ति ने बताया कि मैं राजा का मंत्री हूँ। हमारे राजा ने मुझे आदेश दिया है कि मैं हाथी का वजन पता करूं। यदि मैं ये काम नहीं कर पाया, तो राजा मेरा सर धड़ से अलग करवा देगा। यही सोचकर मैं बेहद परेशान हूँ। ध्रुव ने कहा, आप चिंता मत करें। यदि मैं आपको हाथी का वजन पता करने में मदद करूं, तो आप मुझे क्या इनाम देंगे? मंत्री ने कहा, यदि तुम ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। ध्रुव ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मंत्री से कहा, मुझे हाथी के पास ले चलिए। हाथी के पास पहुंचने पर ध्रुव ने मंत्री से कहा, हमें इस हाथी को नदी के पास ले जाना होगा जहां नौकाएं उपलब्ध हो। मंत्री ध्रुव की बात मानकर हाथी को नदी किनारे ले गया। ध्रुव ने नाविक से कहा, इस हाथी को नाव पर चढ़ा दो। जैसे ही हाथी नाव पर चढ़ा, नाव पानी में डूबने लगी। जब नाव डूबना बंद हुई, तो ध्रुव ने कहा, जहां नाव रुकी है, वहां निशान लगाओ। अब हाथी को नाव से उतार लो। नाव पर निशान लगाने के बाद ध्रुव ने कहा, अब इस नाव में उतने पत्थर डालो कि जब तक ये नाव इस निशान तक ना पहुंच जाए। नाव में पत्थर डाले गए और जब नाव निशान तक पहुंच गई तो ध्रुव ने कहा, अब पत्थरों को बाहर निकालो और उनका वजन तौलो। पत्थरों का कुल वजन ही इस हाथी का वजन होगा। मंत्री इस उपाय से हाथी का वजन जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने वादे के अनुसार ध्रुव को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। ध्रुव मुद्राएं लेकर अपनी माँ के पास मंदिर लौट आया। तोता कहता है, हे प्रिय, इस प्रकार सभी भाई जब अपनी अपनी कमाई लेकर मंदिर लौटे, तो उन्होंने मिलकर भोजन किया। भोजन के लिए तीनों भाइयों ने अपनी कमाई से भुगतान किया। हालांकि खाने के बाद उनके पास केवल इतना ही धन बचा कि जिससे वे अपने घर वापस जा सकें। घर लौटने पर किसान की पत्नी ने अपनी रुपयों की थैली निकालकर अपने बेटों के सामने रख दी। उसने कहा, मैंने जानबूझकर ये थैली छुपाई थी ताकि तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी ताकत होती है। तुम तीनों ने जो धन कमाया,
उसे इकट्ठा करने से ही हम सभी भोजन कर सके और घर लौट पाए। अगर तुम अलग अलग रहते तो ना हम भोजन कर पाते और ना ही घर वापस आ पाते। जैसे बंधी हुई झाड़ू सफाई कर सकती है, लेकिन बिखरे हुई सीखें बेकार हो जाते हैं, वैसे ही जब तक तुम एक रहोगे, ये घर समृद्ध होगा। अगर बंटवारा हुआ, तो सब खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे वचन लिया था कि मैं तुम्हें कभी अलग नहीं होने दूंगी। किसान की पत्नी की बातों को सुनकर तीनों भाई भावुक हो गए। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और भविष्य में कभी अलग ना होने का वादा किया। तीनों बहुओं ने भी एक साथ रहने और समान जीवन जीने का संकल्प लिया। भाइयों ने निर्णय लिया कि जो भी कमाई होगी, उसे एकत्रित करेंगे और मिलकर फैसला करेंगे कि क्या करना है। तोता कहता है, हे प्रिय, तुम्हारा सवाल था कि शादी के बाद भाइयों के बीच बंटवारा क्यों होता है। इसका कारण यह नहीं है कि बंटवारा बहुओं की वजह से होता है। असल में जब एक भाई ज्यादा कमाता है और दूसरा कम, तो ज्यादा कमाने वाला भाई ऐसो आराम का जीवन जीने लगता है। वहीं कम कमाने वाला भाई और उसकी पत्नी मेहनत के बावजूद अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। यही असमानता बंटवारे की वजह बनती है। जबकि घर की जिम्मेदारी हम निभाते हैं, सबका सम्मान भी करते हैं, फिर भी हमारे जेठ हमेशा राजसी ठाट बांट में चलते हैं और वे कभी घर के काम में हाथ नहीं बटाते। बस यही बात एक स्त्री को बुरी लगती है और फिर वह अपने पति से कहती है कि जब हमें मेहनत मजदूरी करके ही रहना है, तो साझे में क्यों रहे। जो हमारे जेठ अपनी स्त्री के साथ में मौज से रहते हैं और हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं, इससे अच्छा तो हम अलग होकर रहे। कम से कम जो कमाएंगे वह हमारा होगा और हम भी अपनी मर्जी से शौक शांति से रह सकेंगे। तोता कहता है कि हे प्रिय, बस यही से भाइयों के बीच में दरार पड़ना प्रारंभ हो जाती है और बंटवारा होकर ही रहता है। वही भाइयों के बंटवारे को रोकने में माँ बाप का बड़ा हाथ होता है। यदि माँ बाप इस बुद्धिमान माँ की तरह अपने बच्चों में संस्कार डालें कि चाहे कोई कम कमाए या ज्यादा कमाए, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह एकत्रित करें, फिर जो भी करना है सभी भाई एक साथ बैठकर एक निर्णय ले और फिर काम करें। साथ ही सभी बहुओं को एक समान जीने की स्वतंत्रता दें। यदि घर में ऐसा होगा, तो इस बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। साथ ही यह 5 बातें सभी भाई और उनकी पत्नियों को हमेशा गुप्त रखती चाहिए, जिससे परिवार की एकता हमेशा बनी रहे। ये 5 बातें हमेशा परिवार को टूटने से बचती हैं। नंबर 1, यदि किसी भाई को कभी भी धन की क्षति हो या उसकी संपत्ति नष्ट हो जाए, तो इस विषय को किसी और से साझा ना करें। धन एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति का समर्थ होती है। जब लोगों को ये ज्ञात होता है कि उनके पास संपत्ति नहीं है, तो वे आपका मान सम्मान करना छोड़ देते हैं और आपकी प्रतिष्ठा को कमजोर कर देते हैं। धन की हानि होने पर लोग सहायता करने के बजाय अक्सर उपहास करते हैं। इस कारण धन का आना या जाना, दोनों ही बातें सभी भाइयों को अपने तक और परिवार के भीतर तक ही सीमित रखती चाहिए। कभी भी किसी भाई को अपने दूसरे भाई की कोई भी आर्थिक समस्या किसी और के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, अपने भाई के कष्ट या व्यक्तिगत रहस्य की बातें कभी भी अन्य लोगों से साझा ना करें। ऐसा करने से आपके लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
जिस व्यक्ति को आप अपने भाई के गुप्त मुद्दे बताएंगे, यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं और आपकी उससे मित्रता समाप्त हो जाती है, तो वह आपके भाई की सभी निजी बातें सार्वजनिक कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में आप उपहास का पात्र बन सकते हैं और इस पीड़ा से अत्यधिक व्यथित होंगे। इसीलिए कभी भी अपने घर परिवार या स्वयं से संबंधित निजी बातें किसी के साथ साझा ना करें, भले ही वह व्यक्ति कितना भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो। नंबर 3, किसी भी पुरुष को हमेशा अपने जीवन और घर की बातों को अपने तक ही रखना चाहिए, खासकर पत्नी या उसके चरित्र के बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता, उस पुरुष का समाज में कभी सम्मान नहीं होता। ऐसे पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर लगी रहती है। इसलिए अपने परिवार में सभी स्त्रियों का सम्मान करें और अपने परिवार की बातें कभी किसी को ना बताएं। नंबर 4, यदि कभी आपके भाई का कहीं निरादर हो जाए, तो इस बात को कभी किसी के साथ साझा ना करें। हर परिस्थिति में गरिमा बनाए रखना ही व्यक्ति को प्रगति की ओर ले जाता है। यदि जीवन में आपका या आपके भाई का कहीं अपमान हुआ हो तो इसे कभी भी दूसरों के समक्ष उजागर ना करें। ऐसा करने से आप अपनी प्रतिष्ठा स्वयं कम करने का कारण बनते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भाइयों के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। नंबर 5, यदि आप या आपका भाई किसी के द्वारा छल का शिकार हुए हो या किसी ने विश्वासघात किया हो, तो इस बात को सभी भाइयों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अपनी ही ठगी की चर्चा करना ऐसा है जैसे आप स्वयं अपना उपहास कर रहे हो। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको नासमझ और मूर्ख समझने लगेंगे। इसीलिए किसी भी भाई को ऐसा करने से बचना चाहिए। यदि आपके भाई को कभी किसी ने धोखा दिया हो तो परिवार से संबंधित ऐसी बातें कभी भी दूसरों के समक्ष प्रकट ना करें। ऐसा करने से भाइयों के संबंधों में दरार आ जाती है। तोता कहता है कि हे प्रिय, वही तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि शादी के बाद भाई को बहन बुरी क्यों लगती है। तो समझ लो, भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता है। इस रिश्ते में तकरार भी है और भरपूर स्नेह भी। जहाँ बहन हमेशा भाई का साथ देती है, वहीं भाई भी हमेशा बहन की रक्षा करता है। दोनों को एक दूसरे की बहुत परवाह होती है। शादी से पहले तक भाई बहन के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन शादी के बाद इस रिश्ते में खटास आ जाती है। कई बार यह मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि भाई या बहन जीवन भर एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। तो समझ लो, इन 5 कर्म से भाई बहन के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। नंबर 1, भाभी की नाराजगी। भाई की शादी के बाद आपको अपनी माँ और भाई के साथ साथ अपनी भाभी को भी उतना ही प्यार और सम्मान देना चाहिए। भाभी को कुछ भी गलत कहने से बचे, इससे भाभी नाराज हो सकती है और यह नाराजगी भाई तक पहुंच जाएगी। भाई भले ही कुछ ना कह पाए, लेकिन वह आपसे थोड़ी दूरी जरूर बना लेगा। नंबर 2, बहन को नजरअंदाज करना। जिस तरह भाभी के प्रति अच्छा व्यवहार भाई का दिल जीत लेता है, इसी तरह यदि बहन शादीशुदा है तो भाई को उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे रिश्ते में दरार आ सकती है। भाई का फर्ज है कि शादी के बाद भी बहन को उतना ही प्यार दे जितना पहले देता था। यदि बहन की शादी नहीं हुई है, तो भी उसकी बातों को समझे और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। नंबर 3, शादीशुदा जिंदगी में दखल देना।
जो बहन अपने भाई की शादीशुदा जिंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देती है, उनके बीच में कभी बनती नहीं है। भले ही भाई या बहन शादीशुदा हो या ना हो, बहन को भाई की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नंबर 4, रिश्तों में औपचारिकता। बचपन से शादी तक, भाई बहन एक दूसरे के साथ अनौपचारिक रूप से रहते हैं, झगड़ने रूठते मानते हैं। लेकिन शादी के बाद, यदि रिश्ते केवल औपचारिक हो जाते हैं, तो ये दूरी बढ़ा देता है। बेहतर है कि बीच बीच में एक दूसरे का हाल चाल लेते रहे और बचपन की यादें ताज़ा करें। नंबर 5, ताना देने की आदत। कई भाई बहनों का संबंध जीवन भर के लिए केवल इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि बहनें अक्सर भाई को उलाहने देती रहती हैं। दरअसल विवाह के बाद भाई के स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि भाई का भी अपना परिवार होता है। उसे उस वातावरण में सामंजस्य बिठाना पड़ता है। बार बार यह उलाहना देना कि अब भाई पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया है, रिश्ते में दूरी बढ़ा देता है। यदि बहन भाई के बारे में हमेशा ऐसा उलाहना देगी तो निश्चित रूप से संबंध में कड़वाहट आ जाएगी। इसलिए बहनों को कभी भी भाई के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तभी भाई बहन का स्नेह हमेशा बना रह सकता है। इसके बाद कथा सुनने के पश्चात मैना का मन आनंदित हो गया। प्रिय दर्शकों, इस कथा के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें टिप्पणी बॉक्स में अवश्य साझा करें। हमें उम्मीद है कि यह कथा आपके हृदय को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान की होगी। प्रिय दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भक्ति और कहानी संग्रह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।